नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ। आज की हमारी वीडियो एयर इंडिया टाटा हिस्ट्री। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है एयर इंडिया एंड टाटास हिस्ट्री, व्हाई इज एयर इंडिया स्पेशल फॉर टाटास अभी एंड न्यू। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। एयर इंडिया अब टाटा की कंपनी होने वाली है। जब रतन टाटा सर ने पहली बार ये पोस्ट शेयर किया तब हम बहुत ज्यादा खुश हुए। कुछ लोगों को पता नहीं होगा कि पहले एयर इंडिया टाटा एयरलाइंस हुआ करती थी, जिसे जेआरडी टाटा ने बड़े प्यार से, बड़े लगाव से शुरू किया था, लेकिन फिर उसे टाटा से छीन लिया गया। ये है एयर इंडिया की राइज, फॉल और फिर से राइज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। भारत के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को एक आसान भाषा में आपके सामने लाना हमारा मिशन है। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस कीजिए। कहानी की शुरुआत होती है 1932 में, जब एक यंग और डायनामिक जेआरडी टाटा ने एक सपना देखा, भारत को आसमान तक पहुंचाने का सपना। जेआरडी खुद एक एविएटर थे। इस एयरलाइन की पहली कमर्शियल फ्लाइट कराची से मुंबई तक लेके आने वाले और कोई नहीं, जेआरडी टाटा ही थे। यस, उन्होंने खुद ये फ्लाइट चलाई थी। भारत आजादी से पहले ही एक ऐसा देश बन चुका था जो खुद की एयरलाइन ऑपरेट कर सकता। 1946 में टाटा एयरलाइंस का नाम चेंज करके एयर इंडिया हो गया और फिर 2 सालों के बाद एयर इंडिया इंटरनेशनल भी शुरू हुआ। Did you know airlines like Thai Airways and Singapore Airlines was started keeping in mind Air India? आज हम इन एयरलाइंस को दुनिया के सबसे बेस्ट एयरलाइंस में मानते हैं और ये जब शुरू हुए थे तब इनके सामने एयर इंडिया ये एक आइडियल था। That was the level of Air India when the Tatas were in control. शायद आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन जब भारत पहली बार दूसरे देश फॉरेन रिलेशंस मेंटेन करने जा रहा था तब विजय लक्ष्मी पंडित किसी फॉरेन एयरलाइन से नहीं, हमारे खुद के एयर इंडिया से वहाँ तक पहुंची थी। आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत तो जेआरडी ने ही कर दी थी। सब अच्छा खासा चल रहा था, तभी सरकार ने एविएशन इंडस्ट्री को नेशनलाइज कर दिया। जो भी होगा सरकार के हिसाब से होगा, नहीं तो नहीं होगा। रातों रात प्राइवेट एयरलाइन ऑपरेट करना इलीगल हो गया। टाटास के साथ ऐसे 8 और एयरलाइंस थी जिनके पास कोई चारा ही नहीं था। उन्हें सरकार को अपनी एयरलाइन का कंट्रोल देना ही पड़ा। तब जेआरडी ने सरकार को वार्न करने की बहुत ज्यादा कोशिश की। एयरलाइन बिजनेस चलाना किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट चलाने जैसा नहीं, ये कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है। रोड्स और रेलवेज तक तो ठीक है, लेकिन एयरलाइंस में इनसे 35 गुना ज्यादा कैपिटल लगती है। थोड़ा भी प्रॉफिट देखने के लिए 2500 आवर्स के लिए उड़ना पड़ता है, और उस टाइम कैपेसिटी थी सिर्फ 500 आवर्स की। लास्ट मोमेंट तक उन्होंने ये कन्विंस करने की कोशिश की कि अगर ये एयरलाइन सरकार के हाथों आ गई तो पॉलिटिक्स, करप्शन, ब्यूरोक्रेसी के चलते हुए ये कंपनी डूब जाएगी। लेकिन सरकार ने सोशलिज्म के नाम पर ये बात नहीं मानी और बड़े प्यार से बनाई गई हुई ये कंपनी जेआरडी से छीन ली गई। ये एयरलाइन जेआरडी टाटा की ब्रेन चाइल्ड थी, उनकी सबसे फेवरेट इंडस्ट्री थी। वो इसे भारतीय एफिशिएंसी की मिसाल बनाना चाहते थे, लेकिन ये सपना अधूरा ही रह गया। आने वाले सालों में जिस बात का डर था वही हो। मिनिस्टर्स फॉरेन विजिट्स के नाम पर अपनी फैमिली को इंटरनेशनली घुमाने लगे, जिसके पैसे एयर इंडिया ने दिए। और सिर्फ मिनिस्टर्स नहीं, उनके सेक्रेटरीज और स्टाफ भी ऐसे ही घूमने लगे, क्योंकि बिल्स तो एयर इंडिया दे रहा था। बात है 2004 की। आप जिस एयर इंडिया को आज जानते हैं वो पहले 2 एयरलाइंस हुआ करती थी। इंडियन एयरलाइंस डोमेस्टिकली ऑपरेट करती थी और एयर इंडिया इंटरनेशनली, और इन दोनों में से इंडियन एयरलाइंस प्रॉफिटेबल थी। तब एक काफी स्मार्ट और होनहार इंसान हमारे एविएशन मिनिस्टर बने और उन्होंने अपना एक पर्सनल मिशन बनाया एयर इंडिया को डिस्ट्रॉय करने का। समझ रहे हो? उन्होंने एक लंबी चौड़ी शॉपिंग लिस्ट तैयार की जिसमें 111 नए एयरक्राफ्ट खरीदने का प्लान था, जिसका टोटल कॉस्ट था सिर्फ 50,000 करोड़। दैट्स इट। और उस टाइम एयर इंडिया सिर्फ एक 7,000 करोड़ की एंटिटी थी, तो बड़े बड़े लोन्स लिए गए, जिसका पैसा आने वाले टाइम में कौन देगा? हम टैक्स पेयर्स ऑफ कोर्स। लेकिन ये पैसे रिकवर कैसे होंगे, इन प्लेन्स का यूज क्या होगा, इसके बारे में कोई प्लान नहीं था। और फिर ये लॉसेस छुपाने के लिए एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस मर्ज कर दी गई और चीजें बद से बदतर हो गई। 2007 में हुए इस मर्जर के बाद आज तक एक भी साल एयर इंडिया प्रॉफिट में नहीं आई। सीएजी के रिपोर्ट में बाद में ये एक्सपोज किया गया कि बोइंग के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया था वो काफी वन साइडेड था, जिसमें प्लेन्स के प्राइसेस के बारे में कोई नेगोशिएशन नहीं हुआ था। प्लस डिलीवरी लेट होने पर बोइंग कैसे कॉम्पेंसेट करेगा, इसके बारे में कोई क्लॉज नहीं था। कौन था ये मिनिस्टर? इस मिनिस्टर का नाम हम नहीं लेंगे, सिर्फ एक मीम के जरिए हमारे फीलिंग्स आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन क्यों हम उनका नाम नहीं ले रहे? क्योंकि एयर इंडिया के एक ऑफिसर ने इस मिनिस्टर की करतूतें एक्सपोज करने के लिए एक बुक लिखी थी। इस बुक में डिटेल में एयर इंडिया में क्या क्या स्कैम्स हुए ये एक्सपोज किया था। लेकिन ये मिनिस्टर इतना पावरफुल है और इसके ऊपर इतने पावरफुल लोगों का हाथ है कि रातों रात पब्लिशर ने बुक की सारी कॉपीज डिस्ट्रॉय कर और उस मिनिस्टर से माफी भी मांगी। फ्रीडम ऑफ स्पीच, आई टेल यू।
इस ऑथर के अगेंस्ट आज भी क्रिमिनल डेफेमेशन के केसेस चालू हैं। सोचिए इस बुक में कैसे कैसे राज होंगे। एक टाइम पर ये महाराजा, जो दुनिया का सबसे एफिशिएंट एयरलाइन माना जाता था, आज 60,000 करोड़ के कर्जे में है। अगर प्राइवेट पार्टिसिपेशन नहीं होगा तो हमें हमारे ही टैक्सेस से इस लोन को पे करना पड़ेगा। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। इस देश के एक विजनरी से एयर इंडिया छीन ली गई थी। उसी के आने वाली पीढ़ी के एक और विजनरी ने एयर इंडिया वापस जीत ली। I feel so happy to tell you that Tata Sons have won the bid for Air India. ये समझना इम्पोर्टेंट है कि जो कंपनी पहले ही इतने कर्जे में है, जब वो खरीदी जाती है तब उसके साथ साथ उसके कर्जे का बोझ भी उठाया जाता है। Tata is not just buying the airline, but it's taking the responsibility of paying off part of this debt from the government and also from taxpayers like you and me. और ये खबर नवरात्रि के दिनों में आना हम एक साइन समझते हैं कि एयर इंडिया की लंबी रात अब खत्म होने वाली। उस पर करप्शन के रूप में मंडराने वाला महिषासुर का साया अब ढलने वाला। एयर इंडिया का महाराजा अब फिर से शान से हमें वेलकम करने वाला है। This is the homecoming of a महाराजा। अगर आपको ये इंस्पिरेशनल कहानी अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसे लग रहा है कि 67 साल के वनवास के बाद फाइनली जो जिसे डिजर्व करता है उसे वो कंपनी चलाने का मौका मिला। करप्शन से भरे इस क्रूअल दुनिया में भी जस्टिस एग्जिस्ट करता है, इस पर विश्वास हो। जो भारत को नई ऊंचाइयों तक लेके जाने के लायक है, उससे उड़ने का मौका मिल रहा है। और यही अमेजिंग कहानी आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ा। जनाब, क्या बात है, इंस्पिरेशन मतलब मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, बहुत बड़ी। और मैं बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है साथ साथ में। मैं ये कहूँगा कि जिनसे चीज़ ली गई थी उन्हें वापस देनी पड़ी, और वो भी इतने कर्जे चढ़ा अच्छा, के। वो कहते हैं ना, सही चीज़ सही जगह पर आ ही जाती है। बिल्कुल ऐसे ही हुआ है कुछ। और अगर कोई बहुत बड़ा डिपार्ट या बहुत बड़ी चीज़ें अगर गवर्नमेंट के हाथ होती हैं, तो अगर ईमानदारी से ना किया जाए, अगर करप्शन शुरू हो जाए और उसके नाजायज़ इस्तेमाल हो जाए, तो फिर 100% वहाँ पे ये चीज़ें होनी है। अच्छा, हम क्या सोचते हैं, हम ये सोचते हैं कि मतलब ज़्यादातर हम गवर्नमेंट की चीज़ को, अगर हम गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ होते हैं तो गवर्नमेंट के माल को हम माल गनीमत समझते हैं। हम पता क्या समझते हैं, लूटो, खाओ, पियो, जाओ, डिस्ट्रॉय करो, उससे कोई मसला नहीं, तबाह करो। अच्छा, हम समझते हैं कि बहुत है। अच्छा ठीक है, बहुत है, गवर्नमेंट के माल बहुत है, गवर्नमेंट के पास पैसा बहुत है और कुछ भी करो। लेकिन 1000 लोग अगर यही सोच रखेंगे तो वो बहुत सारा भी आस्ते आस्ते ख़त्म हो जाता है। अच्छा, एक बात बताएं, जो गवर्नमेंट के पास है या जो भी चीज़ें वो आवाम का है, नहीं तो वो टैक्सेस से ही पूरा टैक्सेस से हो रहा है और आवाम का ही है। वो पे करना है, आपको पे करना है, तो हमें ये सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं हमारा ही रोल है ना। मैं कहता हूँ कि ये चीज़ पाकिस्तान में बहुत सारे इदारों में हो चुकी है। और आपको मैं बहुत अफसोस के साथ एक बात बताऊँ कि हमारे बहुत, अच्छा जैसे ये कर रहे हैं ना, जैसे टाटा ने ले लिया, हमारे इस तरह से बहुत सारे इदारे, बहुत सारे डिपार्ट जो हैं वो गिरवी होते जा रहे हैं, यानी कि प्राइवेट होते जा रहे हैं। मतलब हम जो है, गवर्नमेंट जो है वो उनको नहीं संभाल पा रही। अच्छा, मैंने इनमें से एक इदारा कैट इलेक्ट्रिक के बारे में सुना था कि पहले KESC था, वो फिर वो क्या इलेक्ट्रिक हो गया। अभी भी मैंने कराची को जो बिजली देता था वो कराची इलेक्ट्रिक था, फिर वो के इलेक्ट्रिक हो गया, सिर्फ के इलेक्ट्रिक। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जा रहा था खसारे में। बिजली हो रही थी चोरी, बिजली हो रही थी चोरी या नहीं भी हो रही थी। होता ये था कि जो गवर्नमेंट के लोग बैठे हुए, जिसको बिजली के नहीं, वो ये होता है कि बिजली के बिल माफ़ कर दिए, आपका 1 लाख का बिल बन गया, आपके ऑफिसर ने आपका बिल माफ़ करने का तरीका ढूंढ लिया, कैसे कैसे माफ़ करना है। तो वो कहेगा 20,000 रुपये मुझे दे दो, मैं आपका बिल माफ़ कर देता हूँ 1 लाख रुपये का। आपके ऊपर 50 लाख का बिल चढ़ गया, लेकिन बिल माफ़ होने का तरीका मुझे पता है, क्योंकि मैं जो हूँ इदारे में बैठा हूँ गवर्नमेंट में। तो मैं कहूँगा 50 लाख रुपए के बिल को माफ़ कराने के लिए आप मुझे 5 लाख रुपए दे दो। नहीं, लेकिन ये बात सिर्फ उसके लिए एप्लीकेबल है जो उसका भाई बंदे। नहीं, आम आवाम के लिए तो मैंने नहीं सुना ऐसा। मैं बता तो रहा हूँ कि जो मैं इंडस्ट्रियल लेवल पे बता रहा हूँ कि आप अगर 50 लाख का काम गवर्नमेंट के किसी बंदे से करवाना चाहते हैं तो 10 लाख रुपए दे दें, आपके 40 लाख रुपए तो सेफ़ हो गए। मैं तब वो वाली बात बता रहा हूँ। लेकिन वो 40 लाख कहाँ गए? 40 लाख की जो उसने बिजली यूज़ की थी, उस तरह वो इदारे बर्बाद होते हैं, फिर वो लॉस में चले जाते हैं। तो ना, मतलब एंड में ये हुआ कि कराची इलेक्ट्रिक गवर्नमेंट को दे दिया और प्राइवेट कर दिया गया। आज क्या सूरत हाल है? आज जब प्राइवेट होती है ना चीज़, तो बाकायदा डॉक्यूमेंट साइन होते हैं हर चीज़ के, जिसमें प्राइवेट कंपनीज जो हैं वो बहुत सारी शर्तें लगाती हैं। अब उन शर्तों में क्या क्या है, हम कभी भी कितनी भी बिजली बढ़ाएं, रेट बढ़ाएं, आप हमें कुछ नहीं कह सकते। रेट कंट्रोल उनके हाथ में होगा, उनके हाथ में होगा।
अच्छा हमारे यहाँ आए दिन, अच्छा मज़े की बात बताऊँ, कितनी टैक्सेस उसमें लगे जा रहे हैं, कितनी चीज़ों को बढ़ाया जा रहा है, मतलब ये भी टैक्स तो वो भी टैक्स। अच्छा हर दूसरे डिसीजन था, वायर्स चेंज हो रही हैं, तो कभी ये हो रहा है तो कभी वो हो रहा है। आज पाकिस्तान में, बल्कि कराची में, अच्छा ये दूसरे मैंने बाहर सुना है कराची से बाहर बिजली का इतना इशू नहीं है जितना कराची में बहुत बड़ा इशू है। तो कराची में बिजली आए दिन महंगी, बिल आए दिन महंगे, गरीब आदमी बहुत ज़्यादा परेशान। लेकिन अब थोड़ा सही हो गया है हिसाब किताब। मैं ये कहूँगी जब से डिजिटल मीटर्स लगे थोड़ा बिल ज़्यादा आता है, जैसे कि मैंने बताया था 10-10, 15-15 हज़ार तक आ रहा है। लेकिन ये है कि सोसाइटी में बिजली अब नहीं जा रही, इतना ज़्यादा नहीं हो रहा, कभी चली गई, कभी कभार 1 घंटे 1.5 घंटे के लिए, लेकिन वैसे टोटली बिजली होती है। कुछ इलाकों में बहुत ज़्यादा जा रही है, कुछ इलाकों में अच्छा है, कुछ इलाकों मतलब मिला जुला चल रहा है सिस्टम। खैर डिजिटल मीटर जब से हुए तब से बहुत खैर पहले तो ये थोड़ा सा हैरत अंगेज़ बात थी कि एयर इंडिया खसारे में थी, मतलब बड़ी बात है, हमारे लिए एक शौक था। उनका ड्रीम था और पूरा किसने करा? उनके आने वाली नस्लों ने किया। अब अभी जो है मतलब टाटा के जो सपूत हैं, समझो क्या कहेंगे, उन्होंने किया। और इसका मतलब ये है कि टाटा जो है इंडिया को बनाए रखने में, इंडिया की ग्रोथ में, इंडिया की तरक्की में एक तरह से बहुत बड़ा टाटा का सपोर्ट है। अच्छा, एक ये है कि घर को बनाने में, घर को संभालने में टाटा का सपोर्ट है, जिसे ये कह सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन घर के नुकसानात में भी टाटा का सपोर्ट है। आप ये देखें तो वही वाली बात हो गई ना, कर्जे हैं तो उसके साथ भी उन्होंने वो लिया है, तो जाहिर सी बात है कर्जे की भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर है, जितने भी टैक्स है वो उनको देने हैं ना। बिल्कुल कितनी बड़ी बात है कि चलो घर में आपका रोल है, बड़ी बात है, लेकिन घर की बुराई यानी कि जो चीज़ें बिगड़ चुकी हैं, जो बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गई, उनको आप नए सिरे से लेकर आ रहे हो, जो पैसा लग रहा है लगा रहे हो, बिल्कुल अपने देश के लिए, अपने कंट्री के लिए। मैं ये कहूँगी कि टाटा ने कोई कसर नहीं छोड़ रही है। मैं बता तो रहा हूँ कि टाटा ने है, समझो यूँ समझ लो कि बहुत सारे इंडियंस के हमारे पास कमेंट्स आते हैं कि प्राउड ऑफ टाटा, मतलब हमें टाटा पे प्राउड है, यानी कि ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और फिर टाटा की तरक्की, वही वाली बात जो मैं आज तक कभी भी नहीं भूलता हूँ कि टाटा ने अगर तरक्की की है तो उसके पीछे उनकी इंसानियत की खिदमत, ह्यूमन बींग्स के काम आना, 66% डोनेट कर देना यार, मैं कहता हूँ बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा दिल चाहिए और बहुत बड़ी सोच है। तो जितना बड़ा उनका दिल था इस काम के लिए। अच्छा, एक बिजनेसमैन क्या सोचता है? सबसे पहले वो सोचता है अपने प्रॉफिट और बचत, नहीं अपना घर, लॉस के बारे में कि इस चीज़ को मैं करता हूँ तो इसमें मुझे ये प्रॉफिट है और ये लॉस है। अच्छा, प्रॉफिट ज़्यादा है तो मैं ये कर लेता हूँ, ठीक है, दैट्स इट। जब वो इतने बड़े बिजनेसमैन है, एक लेवल के बिजनेसमैन है, बिजनेस टाइकॉन है, तो क्या उन्होंने नहीं देखा होगा कि मैं खसारे में जा रहा हूँ, या ये कंपनी तो अब बिल्कुल खसारे में, मैं इसको लूँगा तो इसके टैक्स वगैरह मुझे देने पड़ेंगे, तो कितनी बड़ी बात है, मैं क्यों दूँ? लेकिन वो ये सोचते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ देश के लिए कर रहा हूँ। अगर मैं देश के लिए अपना पैसा लगा भी रहा हूँ ना, डजंट मैटर। पहली बात ये फायदेमंद ही है मेरे। पहली बात तो है कि उन्हें ये फ़र्क नहीं पड़ता कि कितना लॉस कितना वो, क्योंकि टाटा इस वक्त इस स्टैंडर्ड पर है कि उसके लिए पैसों का कोई इशू नहीं, क्योंकि उनके लिए दुनिया ठीक है। टाटा बिजनेसमैन अगर जितना भी बड़ा बिजनेसमैन हो जाए, यहाँ पे देश की बात आ जाए ना, देश के, यही तो मैं कहना चाह रही हूँ। वैसे नॉर्मल होगा तो वो ये नहीं, प्रॉफिट के ऊपर तो बिजनेस है, फिर उनका ऐसे करने लगे तो पूरा लुटाकर बैठ जाएंगे कि लॉस और प्रॉफिट ही। लेकिन फिर भी जब देश की बात आएगी तो कहीं पर ये देख रही हूँ वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने के लिए, वो डेट्स लेने के लिए तैयार है। कहीं पर इंसान लॉस और प्रॉफिट नहीं देखता, लेकिन उसकी वजह कब है? जब इंसान इतना वेल्थ हो, जब इंसान के पास इतना कुछ हो, तब वो लॉस और प्रॉफिट कहीं दिली ना सोची ना हो ऐसी। हम इस चीज़ को भी तो अप्रिशिएट करें कि वो ऐसी सोच रखते हैं, उनके माइंड में सबसे बढ़कर देश। इसमें तो कोई भी शक नहीं। हमारे पाकिस्तान में कितने लोग हैं जो टाटा की तरह बिहेव कर रहे हैं? बहुत सारे बिजनेसमैन पड़े जो कर रहे हो, जो बोले हम पाकिस्तान के डेट्स को हम उतारेंगे, आप हमारे पास से ले लो, हमारे प्रॉफिट से ले लो, हमारी जो वेल्थ है उसमें वही वाली बात है ना कि कोई नहीं उठता। मैंने बहुत सारी वीडियोस में देखा, हम तो पाकिस्तान में रहते हैं, हम यहाँ की चीज़ों को ज़्यादा समझते हैं, इंडिया की चीज़ों को तो अब हम समझने लगे हैं, लेकिन हम पाकिस्तान को समझते तो हम ज़्यादा शौक में इसीलिए आते हैं, हमारे साथ भी ऐसे हिसाब किताब होता था, नॉर्मल सी बात है। मैंने एक चीज़ नोट की है कि इंडिया में अपने वतन को लेके, मेरी दोस्तों से भी डिस्कस हुई काफ़ी लोगों से, अपने वतन को लेके मोहब्बत, मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान की जो अवाम है उससे ज़्यादा वहाँ है। अच्छा, मैं एक बात बताऊँ, अगर यहाँ पे 20% है ना तो वहाँ पूरा 100% है। बिल्कुल वहाँ मोहब्बत है। हमारे में है 20% 30%, बहुत हुब्बुल वतन निकल गया कोई 40%, दैट्स इट। लेकिन वहाँ पे मैंने देखा कि अपने वतन को लेके, मेड इन इंडिया को लेके, चीज़ों को लेके है मोहब्बत। तो दोस्तों, एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो फॉर टाटा। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।